तो जो अभी लास्ट मयूरासन जो हमने किया ना, उसमें बेसिकली क्या है, पूरा अगर आसन नहीं होता है तो जितना जो स्टेप था, जैसे अगर हाथ को ऐसे रख के अगर हम नाभि को भी थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, दोनों सर और पंजे का सपोर्ट लेके, तो भी उसका बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे अगर आपको अगर ये आसना करना ही है, तो धीरे धीरे अगर आप फोकसफुली, अगर आप कंसंट्रेशन करके आप धीरे धीरे प्रैक्टिसाइज करोगे, तो आप भी डेफिनेटली कर पाओगे। क्योंकि ये आसना है ना, मैं 4 साल से मैं सोच रहा था कि मुझे करना है, मैं नहीं कर पा रहा था, बट मैं धीरे धीरे प्रैक्टिसाइज करने के बाद आज मैं आसनास कर रहा हूँ। तो आसनास, कोई भी आसनास डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करके धीरे धीरे उसको हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम के लिए बात करेंगे। तो प्राणायाम में बेसिकली सबसे बढ़िया प्राणायाम है एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए, तो वो है कपालभाति। कपालभाति बहुत ही विग्रस क्रिया है, और उससे जो हमारे एब्डोमिनल पोर्शन है ना, उसको पूरा एकदम स्टिमुलेट कर देता है। तो डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा जैसे किसको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए भी बहुत ही रिमार्क, मतलब सुपर्ब है, मिरेकल बेनिफिट मिलता है इससे। डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करनी है? कपालभाति के लिए हमें सांस पहले लेनी है, नाक से ही सांस लेनी है, और पेट को हम अंदर लेके आएंगे, और जो हवा जो सांस है हमें फोर्सफुली बाहर निकालनी है। तो तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं ना, तो सांस जब बाहर निकालेंगे, सांस ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आएगी, सांस लेने के लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कपालभाति में हम पहले एक ही बार हमें सांस लेनी पड़ेगी। सांस लेने के बाद जब हम पेट को अंदर दबाएंगे और सांस को बाहर निकालेंगे फोर्सफुली, तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऐसे हमें 20 काउंट करने हैं। तो पहले नॉर्मल एक सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट। दूसरी बार एक सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट। और कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए सांस अंदर लेंगे पहले, और फिर फोर्सफुली बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे। जो भी संवेदना हो रही है नाभि में, उसको महसूस करना है आंखों बंद करके। जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको महसूस करना है। हर राउंड के बाद 10 सेकंड का ब्रेक लेके नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। दूसरा राउंड करेंगे। एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान हमारा नाभि में, जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस कीजिए। तीसरा राउंड करेंगे। सांस अंदर और बाहर फोर्सफुली।
अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सभी सिचुएशन में बेस्ट आसन है। अगर कोई आदमी मतलब एकदम बेड रेस्ट पे है, उसको ऐसी बीमारी है कि वो जो खड़ा भी नहीं रह सकता, इवन बैठ भी नहीं सकता, और सोते सोते भी अगर वो रहेगा ना, तो सोते सोते भी अगर वो करेगा तो भी उसको फायदा मिलेगा। तो कोई भी आसनास हम करते हैं और बाद में जब प्राणायाम करते हैं, तो अनुलोम विलोम है वो हमें कंपलसरी करना है। उसको जब डेली आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी कर सकते हो, और उतना ही वो इफेक्टिव है। और रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। योगा में क्या है, जब हम पहले वार्म अप करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद आसनास करते हैं, तो एक ऊर्जा डेवलप होती है बॉडी में, और उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो अनुलोम विलोम ऐसा है कि वो पूरा कूलिंग डाउन करता है, बॉडी को धीरे धीरे एकदम कूल कर देता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है योगा में। तो अनुलोम विलोम के हम 5 राउंड करेंगे, सबको पता है कैसे करना है। राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को हम बंद करेंगे, पहली दो उंगली जो है उसको हम सेंटर पे रखेंगे, टच करेंगे, और पहले ब्रीद आउट करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही हमें सांस लेनी है। ब्रीद आउट करेंगे राइट से, राइट से ब्रीद इन करेंगे, और लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, सांस लेते रहिए, कंट्रोल करिए। जब लास्ट राउंड करेंगे, तो लेफ्ट से सांस छोड़ के बंद करना है। रिलैक्स, आंखें अभी बंद ही रखिए। इसमें हम जब बोलते हैं ना कि जो लास्ट राउंड है उसमें ब्रीद आउट करके लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें ब्रीद आउट करके रिलैक्स करना है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो राइट नॉस्ट्रल है ना वो हमारी सूर्य नाड़ी है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो हमारी चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी है वो बेसिकली एग्रेसिव रहती है, और जो चंद्र नाड़ी हमारी शांत रहती है। तो जब हम लास्ट ब्रीदिंग अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल से करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से उसको रिलीज करते हैं, तो वो कूल डाउन ही करता है बॉडी। उसी के लिए हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, तो लास्ट जो ब्रीथ है वो लिफ्ट से निकालते हैं। अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। आज का जो मेडिटेशन है चक्र के ऊपर है। हम चक्र के ऊपर करेंगे। हमारे शरीर में है ना 7 इफेक्टिव चक्र है, जो पूरा शरीर में एनर्जी का फ्लो मेंटेन करता है। जब हमें कोई हेल्थ इश्यू आता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में जो चक्र डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से होता है। तो अगर हम चक्र को अगर हमने एक्टिवेट कर लिया, तो हमको जो हेल्थ इश्यू है वो भी नहीं रहेगा, या उसमें अपने को अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आंखें बंद ही रखेंगे अभी। आराम से बैठ जाए, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, आंखें बंद रखें।
एक गहरी सांस लीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए। शरीर एक पेड़ जैसा है, मन एक लता के माफिक। जैसे वृक्ष पर लता चढ़ती है, इसी तरह से हमारे शरीर को मन ने घेर रखा है। आप अपने ही शरीर के चारों ओर घूम घूम के प्रदक्षिणा करें। मन ही मन रूपी धागे को शरीर रूपी लकड़ी में बांध दें। नीचे से लेके ऊपर तक शरीर के चक्कर लगाते चलेगा। पहले तो मूलाधार चक्र, वहां मन को घुमाए और रीढ़ की हड्डी को घुमाते 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 ऊपर तक आ जाए। धीरे 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 एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर रखें, गुदा के स्थान पर, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। वहां मन को केंद्रीकृत करें। सांस लीजिए। ढीला छोड़ दें, विश्राम करें। सभी तरह की चेष्टा छोड़कर मुस्कुराते मुस्कुराते मूलाधार चक्र में विश्राम करें। फिर से सांस लीजिए और वहीं छोड़िए। और सांस लेते लेते दूसरे चक्र पर आ जाएं, स्वादिष्ठान चक्र। शरीर को ढीला छोड़ दें। जननेंद्रिय के पीछे है स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार से 4 इंच ऊपर। सांस लीजिए।
सांस लेते लेते नाभि चक्र पर आ जाए, मणिपुर चक्र, और ढीला छोड़ दें। सांस लीजिए। मन को मणिपुर चक्र में घुमाइएगा, नाभि और उसके आसपास मन को घुमाएं। सांस लें और छोड़ दें, विश्राम करें। सांस लीजिए और अनाहत चक्र हृदय के पास ढीला छोड़ दें। फिर एक गहरी सांस लीजिए।
सांस लेते लेते गले के पास आ जाइए, विशुद्धि चक्र में। फिर एक गहरी सांस लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला। गले में अपना ध्यान रखते जाएं। कभी गले से बाहर, कभी गले के भीतर। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते लेते दोनों बुओं के बीच में आ जाए, आज्ञा चक्र। और सांस लेते लेते सिर की चोटी पर जाएं।
शरीर को ढीला छोड़ दें पूरी तरह से। सिर के चोटी से धीरे धीरे पूरे शरीर को महसूस करते हुए निकले। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे शरीर और परिसर को याद करते हुए एक और सांस लीजिए और छोड़ दें। विश्राम। और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं।
मेडिटेशन अच्छा रहोगा सबका। वेरी गुड। अच्छा, अभी डायबिटीज के लिए कुछ 5 मिनट बात कर लेता हूँ। बेसिकली देखो, सबको पता ही है डायबिटीज क्या है। ठीक है। जैसे हर मशीन को मतलब चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो ऐसा ही हमारी बॉडी को चलने के लिए मतलब एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बेसिकली कहाँ से मिलती है? जब हम खाते हैं। बेसिकली अगर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ। बिकॉज प्रोटीन जो है वो उसको जो प्रोटीन हम खाते हैं तो उसका जो कन्वर्जन है वो एमिनो एसिड में होता है। और फैट जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होके वो बॉडी में जो अपनी जो फैट है उसमें मतलब कंट्रीब्यूट करता है। बट जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल जो कन्वर्जन है वो शुगर में होता है। और शुगर हमारे सेल्स में जब जाता है तो फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के डायबिटीज होते हैं, एक तो टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 में एक्चुअली क्या होता है, काफी लोगों को मतलब छोटी एज में भी हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज। और बड़ी एज में भी काफी लोगों को होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज जो बीटा सेल प्रोड्यूस करता है जो बेसिकली अल्टीमेटली इंसुलिन बनाता है। तो बीटा सेल है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके रीजन ये है कि पहले से ही अगर कोई प्रॉब्लम हो जेनेटिकली, या फिर कभी कभी क्या होता है शरीर की अगर इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब है या इतनी अच्छी नहीं है, तो इम्यूनिटी सिस्टम है ना बेसिकली क्या शरीर को प्रोटेक्ट करती है। बट जब इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है और उसको पता नहीं चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो खुद को ही वो नुकसान करती है, तो अपने शरीर को ऑर्गन के ऊपर ही वो अटैक करती है, जिसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है कि शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना खुद ही हमारे जो बीटा सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर वो फर्दर इंसुलिन बना नहीं सकेगा। तो वो केस में भी हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होगा और डायबिटीज हो जाता है। तो इस तरह का जो डायबिटीज होता है वो टाइप 1 है। टाइप 2 अक्सर नॉर्मली अभी की लाइफ स्टाइल जो है उसमें टाइप 2 ज्यादातर होता है। उसमें बेसिकली क्या है कि शरीर इंसुलिन बनाता है, बट कभी कभी क्या है कि जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई कम हो जाती है, तो इंसुलिन इतना नहीं बनता है जितना हम खाना खाते हैं, बिकॉज हर चीज में अभी क्या शुगर बढ़ गया है। तो उसकी वजह से भी शुगर जो है वो इम्बेलेंस हो जाता है। तो वो टाइप 2 डायबिटीज है। स्पेशल केस में वुमेन्स को होता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद किसी को डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिस जिसे गेस्टेंटाइल डायबिटीज बोलते हैं। बट वो बेसिकली क्योर हो जाता है, वो कुछ पीरियड में वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये तो हो गया मतलब डायबिटीज में होता है। ठीक है, ये मतलब किस तरह का डायबिटीज है। अब डायबिटीज जो टाइप 2 जो होने का जो रीजन है, टाइप 1 है मोस्ट ऑफ द केस में एक्चुअली क्योरेबल नहीं होता है। बट अगर प्रॉपर डाइट और योगा मेडिटेशन करते हैं तो वो भी क्योर होता है, बिकॉज सेल है ना हम वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर लाइफस्टाइल और योगा और प्राणायाम फॉलो करके। टाइप 2 जो है वो इजिली क्योरेबल है, बट उसके लिए क्या हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले तो जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं ना, जो बाहर का जो पेटी पैक जो हम खाना खाते हैं वही सबसे खराब चीज है। उसमें अगर आप देखोगे ना न्यूट्रिशन फैक्ट देखना, कोई भी प्रोसेस फूड रहेगा ना तो उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट रहता है। तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट उसमें कहीं पे एडेड शुगर रहेगा। वो एडेड शुगर है ना सबसे बड़ा खराब चीज है, वही हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। वो एडेड शुगर है वो मोस्ट ऑफ द केस में काफी बड़ा ही ज्यादा ही रहता है, मतलब मोर देन 10%, 15%, 20% तक का रहता है। तो वो बहुत ही खराब है। तो वो बंद करना चाहिए। और जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं ना, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जैसे राइस है, फिर इवन व्हीट है, वो भी बिकॉज अभी क्या है हम जो व्हीट और खाते हैं, गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, उसमें फाइबर बहुत कम रहता है। तो जो भी खाना खाते हैं ना वो सीधा उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, और फिर वो शुगर बढ़ जाता है। तो स्पाइक आता रहेगा। और जिसको ऑलरेडी मतलब मेडिसिन है उनको तो यही एडवाइजेबल है कि हर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो हर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो क्या है, डायबिटीज है ना, जो शुगर लेवल है वो थोड़ा मेंटेन रहेगा। एक साथ में ज्यादा खाते हैं तो शुगर लेवल उतना बढ़ जाता है वापस, जैसे मेडिटेशन और उसके बाद हम गोली खाते हैं तो फिर वो वापस कम हो जाएगा, तो उसमें स्पाइक आता रहेगा। तो उनको क्या है, नॉर्मली पूरा दिन थोड़ा डिजीनेस है, कभी चक्कर आना,
फिर कभी अचानक से मतलब थोड़ा थकान महसूस होना, बार बार भूख लगेगी, ऐसा होता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इंटरवल में खाना बेस्ट है। और फ्रूट एक्चुअली हर डायबिटीज पेशेंट को एक्चुअली फ्रूट तो खाना चाहिए। दिन में एक फ्रूट अपने भूख के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ना फाइबर रहते हैं। तो फाइबर जितना आप ज्यादा इंटेक करोगे ना, उतना अच्छा है, क्योंकि फाइबर बेसिकली जो डाइजेशन है उसको स्लो करता है। मतलब जो एब्सॉर्प्शन है, जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड में शुगर जाता है, वो प्रोसेस को थोड़ा डिले करता है। तो फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, और फ्रूट का इंटेक्ट है वो थोड़ा सा रखना चाहिए। बाकी आप जैसे मेथी है, मेथी अच्छा है डायबिटीज के लिए। तो मेथी दाना है, उसको भिगो के रात को, उसको मॉर्निंग में आप पानी पी लोगे, उसको चबा चबा के खा लोगे, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। दालचीनी भी बढ़िया है, दालचीनी जो है उसका पाउडर थोड़ा आप ले सकते हो। टर्मरिक भी अच्छा है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज हम घर पे करके भी उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। और डायबिटीज बेसिकली क्या, एंटी इन्फ्लेमे मतलब इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीज है, तो इन्फ्लेमेशन से होने वाला डिजीज है। तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट है, अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी डायबिटीज कम होता है। जिसमें ओमेगा है, जैसे टर्मरिक भी है, जो मैंने भी बताया, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उससे भी डायबिटीज कंट्रोल में होता है। तो ऐसा नॉर्मल मतलब मेडिसिन मेडिकेशन के साथ अगर ये भी करते रहेंगे, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अ, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, इसलिए लाइफ टाइम तक हमें मेडिसिन खानी जो मेडिसिन है ना, खानी पड़ती है। तो यही है। बाकी अ, अगर कुछ किसी को है डाउट, या कोई मतलब कोई आसना के रिलेटेड भी कोई डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, या आज से पूरा यूटिलाइज हो गया है टाइम। तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा लिंक। कुछ है तो आप ग्रुप में डाल के या पर्सनल मैसेज कर देना। बाकी कल का सेशन है, उसमें हम मिलेंगे, ठीक है।